हाँ जी, चैप्टर नंबर 9 में आपके पास वेव्स एंड वेव्स का है बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वेव्स के। इसमें जो मेनली आपने देखना है शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट की डिटेल बतानी है आपने कि अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। इसका फॉर्मूला बता देना, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन, बाकी लॉन्ग में अगर यही क्वेश्चन आता है तो आपने सारे केसेस इसके बताने हैं कि व्हेन द सोर्स इज एट रेस्ट और लिसनर इज मूविंग, और व्हेन द सोर्स इज मूविंग एंड लिसनर इज एट रेस्ट, ये सारे केसेस बता के फिर आपने उसमें फिर एप्लीकेशन में आपने सोनार, रेडार, ये सारी की सारी, उसके बाद रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, ये सारी चीज़ें उसकी एप्लीकेशन एरिया में लेके जानी है, ठीक है। उसके बाद आपने बीट्स का कॉन्सेप्ट देना है, फिर स्टेशनरी वेव्स का कॉन्सेप्ट देना है और पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट देना है। तो बेटा जी ये बेसिकली सुपरपोजिशन पे हम लोग हैं, और सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल भी आपने याद रखना है कि व्हेन टू आर मोर वेव्स आर पासिंग थ्रू द सेम ओरिजिन एट द सेम टाइम, ठीक है, द टोटल डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट वेयर दे interact is equal to the vector sum of the individual displacements due to each pulse at that point। ये मैं वर्ड बाय वर्ड वही चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं, ऐसे ही है, ताकि आप कल नंबर लॉस करके नहीं आओ। कल पेपर है पता? अच्छा, ठीक है। उसके बाद आपके पास इस सुपरपोजिशन की कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें आपके पास बीट्स हैं, इंटरफेरेंस है। अब ये तीन, ये जो लास्ट पे इसने तीन आपको दी होंगी ना बुक पे सुपरपोजिशन की एप्लीकेशन, इसमें आपके पास एक इंटरफेरेंस है, एक सुपरपोजिशन वेव्स, स्टेशनरी वेव्स और बीट्स। इन तीनों को देखो यहाँ पे, व्हाट आर बीट्स, व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स। तो आप बीट्स के लिए क्या लिखोगे कि व्हेन टू वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज travel at the same speed along the same direction in the specific medium or in the same medium, they superimpose to produce the beats। यानी फ्रीक्वेंसी का स्लाइट डिफरेंस होना ज़रूरी है, जबकि स्टेशनरी वेव्स में ऐसा नहीं है। when two identical waves with same speed, same frequency but moving in the opposite direction in the same medium, then the superposition causes the स्टेशनरी वेव्स, एंड इन द स्टेशनरी वेव्स नोड्स एंड एंटी नोड्स आर फॉर्म्ड। ये आपने सारे का सारा। पोलराइजेशन आपने बताना है कि बेटा जी पोलराइजेशन बेसिकली आपके पास क्या है। पोलराइजेशन इज़, अच्छा बीट्स के लिए इसकी अलग से भी डेफिनेशंस वगैरह सारे का सारा है। बीट फ्रीक्वेंसी, अगर बीट का क्वेश्चन अलग से आता तो आप ये वाला कोशिश करो, शॉर्ट में बीट्स की डेफिनेशन लिख दी, फिर उसके बाद बीट फ्रीक्वेंसी लिख दी कि बीट फ्रीक्वेंसी इज़ द डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द वेव्स, और एप्लीकेशन एरिया को टच कर लो बीट का, एक दो लाइन, और 3 पॉइंट्स हैं तो 3 पॉइंट्स तुम बना दो। फिर स्टेशनरी वेव का इसी तरह आ जाए, इसकी डेफिनेशन लिख देना, इसका फार्मूला तो नहीं है बट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक दो लिख देना, और ये हो जाएगा। ये शॉर्ट के लिए बता रहा हूँ, लॉन्ग में तो स्टेशनरी वेव का पूरा टॉपिक लिखना है आपने ना, ये काफ़ी लंबा जोड़ा टॉपिक है। स्टेशनरी वेव इन द एयर कॉलम अलग से है, स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन। और जब आप ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आ जाता है या शॉर्ट में आ जाता है तो आपने इस बात का ख्याल रखना कि टॉपिक पूछा क्या जा रहा है, स्ट्रिंग का है, एयर कॉलम का है, किसका है। जिसका होगा वही लिखना है, हेरा फेरी नहीं करनी वहाँ पे कि सर स्टेशनरी वेव ही तो लिखा हुआ था, क्या फ़र्क पड़ता है एयर कॉलम का है या स्ट्रिंग का है, ठीक है। एक्चुअल में जो चीज़ आपको बताई जाती है वो लिखनी। फिर पोलराइजेशन का इफेक्ट लिखना है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग द अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट इज़ नाउन एज द पोलराइजेशन, ठीक है। मतलब ये इसको थोड़ा सा तुम याद करके जाना है कि ट्रांसमिशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट इज़ नाउन एज पोलराइजेशन। बाकी भी और भी तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, लेकिन तुम्हारी बुक के हिसाब से जो भी लिखा हुआ वो लिखना। फिर पोलराइजेशन में पोलराइड फिल्टर्स का क्या रोल होता है, उनकी रोटेशन से आपकी लाइट की इंटेंसिटी में क्या फ़र्क पड़ता है, पोलराइज ग्लासेस या मतलब क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पोलराइजेशन में तुम्हें आगे लेके चलेंगी, इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है, ये सब चीज़ें आपने देखे जानी है। अगर तो ये लॉन्ग में आता तो फिर बेटा जी आपने इसको लॉन्ग में अच्छी डिटेलिंग में लेके जाना है। अब ये देखिए, फॉर एग्जांपल सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन द बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट के सारे केसेस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपने सॉल्व करने हैं, प्लस आपने डॉपलर इफेक्ट अच्छे से करके भी देना है। एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ द बीट्स एंड इट्स एप्लीकेशन। अभी मैंने बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन में ये आएगा तो आपने अच्छे से इसको करना है। फिर एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेशनरी वेव की पूरी डिटेल्स आपने बतानी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्योंकि इसमें ट्रिक्स हैं। बीट्स का एक ही टॉपिक है, वो कर लोगे। स्टेशनरी वेव्स का टॉपिक वो देख के जाना है कि वो किस एरिया को टच कर रहा है। मतलब मैं तो जनरलाइज बता रहा हूँ ना,
एग्जामिनर किस एरिया को टच करा वो आपने मेंशन वो देख के जाना। एक्सप्लेन द पोलराइजेशन इन एप्लीकेशन, अगेन सेम मैंने बताया। अच्छा, अगर मैं दो बातें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे। अगर स्टेशनरी वेव का क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो आपने सबसे पहले क्या करा, आपने सबसे पहले स्टेशनरी वेव की का फॉर्मेशन का डेफिनेशन बता दिया कि स्टेशनरी वेव्स आपके पास बेसिकली क्या होती हैं, व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स हैविंग द सेम स्पीड, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन आर सुपरपोज, देन द वेव्स ऑब्टेन आर कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स। फिर आप ये जो आगे इसने बताया हुआ है कि आपने डायग्राम्स, ये सबसे मुश्किल डायग्राम है तुम्हारी वेव्स की, ठीक है। तो अगर बना सको, याद करके जाना, बना लोगे। इसकी सबसे आसान टेक्निक है कि 8 कॉलम्स बनाने, 1 2 3 4 5 6 कॉलम, 8 पे भी बनाया जा सकता है। अब इन 6 कॉलम्स में आपने 3 पीक्स शो करनी है। इन 3 पीक्स का टेक्निक ये है कि आपके पास एट टाइम t इज इक्वल टू 0 अगर आपकी 2 वेव्स यानी 3 लाइंस है ना, उन 3 लाइंस में आपकी आधी वेव कंप्लीट होनी चाहिए, 6 लाइंस में आपकी पूरी वेव कंप्लीट होनी चाहिए, और 9 लाइंस में 8 कॉलम में इसलिए बोला था 0 1 2 3 4 5 6 रोज हैं, सॉरी, ठीक है। तो पहली और दूसरी पे, दूसरी का मतलब पहली को अगर हम लोग 0 कर लें तो आपके पास आधी वेव, फिर तीसरी चौथी पे पूरी वेव, और छठी पे हाफ वेव। तो इसको आपने पहली डायग्राम में आपने ये कोशिश करनी है कि नोड के लिए दोनों जो वेव्स आप बनाओगे वो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट बने, और फिर आपने उनका सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव करवा देना है, और एक हाई एम्पलीट्यूड की वेव बना दें, उसको नोड लिख देना है। फिर एट टाइम t/4 के बाद क्या करना है आपने, जो ऊपर वाली वेव है उसको क्वार्टर, यानी क्वार्टर का मतलब एक डब्बा वो जो बना हुआ है, एक डब्बा लेफ्ट शिफ्ट करना है, और नीचे वाली वेव को एक डब्बा राइट शिफ्ट कर देना है, और नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, वो आपकी क्या हो जाएगी, एंटी नोड हो जाएगी। आगे t/2 पे जाओगे तो जो आपने पहली वेव बनाई थी ना टाइम t=0 पे, उसको यानी आपने आधी वेव शिफ्ट कर दी। किधर, आप आधी वेव शिफ्ट करने को आसानी से समझ लो कि आपने मिरर इमेजिंग कर देनी है किसकी, डायग्राम नंबर 1 की। ये वो शॉर्टकट्स हैं जो तुम्हें याद रखने में हेल्प करेंगे। पहली डायग्राम जो तुमने बनाई, तीसरी डायग्राम उसका मिरर इमेज होगी, और पूरी यानी तीनों वेव्स जो तुमने दूसरी डायग्राम बनाई, चौथी डायग्राम दूसरी डायग्राम का मिरर इमेज होगी, ठीक है, और एग्जैक्ट मिरर इमेज होगी, और 5वीं डायग्राम फिर अगेन आपके पास किसका मिरर इमेज हो जाएगी, डायग्राम नंबर 1 का। तो ये याद रखने में बहुत आसानी हो जाएगी तुम्हें अगर तुम ऐसे मैनेज करोगे। अच्छा, फिर उसके बाद तुमने स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन ऑन द स्ट्रेस स्ट्रिंग अलग से टॉपिक लिखना है, उसके अंदर तुमने लूप्स का जिक्र करना है, नोड्स एंटी नोड्स का बताना है, और फिर ये बताना है कि 2 कंसेक्टिव नोड्स के बीच का गैप कितना होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, f0 वो v/4L के बराबर होती है, ठीक है, और उसके बाद इनकी जो स्पीड है वो किस किस पे डिपेंड करती है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ पर यूनिट मास और टेंशन इन द स्ट्रिंग। फार्मूला भी लिख देना है कि 1/2L T/m, ये फार्मूला लिख के फिर उसके बाद आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से आगे चलेंगे कि f = v/2L, और जितना जितना आप फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक पे जाते जाएंगे तो आपके पास फर्स्ट हार्मोनिक विल बी 2v यानी 2f1 3f1 4f1, ये सारे का सारा आपने इसके मुताबिक लेके चलना है। जनरलाइज कर देना कि जो f फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक है, सॉरी, वो आपकी किसके बराबर हो जाएगी, n टाइम f1 के बराबर होगी। सही बात समझ आ गई। ये सारे का सारा आपने लिया। फिर स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन इन द एयर कॉलम, अगर तो क्वेश्चन सिर्फ स्ट्रिंग का है तो छोड़ दो यहाँ पे। अगर उसने बोला हुआ जनरलाइज स्टेशनरी वेव्स खुतबतुल जुमा, तो बेटा फिर सारा ये भी लिखना पड़ेगा। स्ट्रिंग में फिर आप 2 हिस्सों में जाओगे, एयर कॉलम में 2 हिस्सों में जाओगे, बोथ एंड ओपन पाइप और 1 एंड ओपन पाइप। बोथ एंड ओपन पाइप बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह होगा, सिर्फ एक फ़र्क होगा, स्ट्रिंग में दोनों कॉर्नर्स पे नोड्स बनती हैं, ओपन पाइप में दोनों कॉर्नर्स पे एंटी नोड बनती हैं, और डिफरेंस वही, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट नोड्स इज इक्वल्स टू, एडजेसेंट नोड के दरमियान का गैप कितना होता है, λ/2 होता है, ठीक है ये। और इसी तरह एडजेसेंट एंटी नोड का भी λ/2 होता है। एक नोड और एक एडजेसेंट एंटी नोड का गैप कितना होता है, λ/4 होता है। all the particles within one loop यानी between 2 consecutive nodes they are in phase,
all the particles of one node यानी one loop with adjacent loop they are एंटी फेज यानी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। ये छोटे छोटे MCQs भी इसमें कवर कर दिए मैंने, वो भी आपने याद रख के जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने हार्मोनिक्स के लिए बता देना है इसको। फिर आपने जब एक एंड ओपन और एक एंड क्लोज पाइप पे लगाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक वहाँ पे ये है कि जो आपका ओपन एंड है वहाँ पे आप एंटी नोड बनाओगे, और जो आपका क्लोज एंड है वहाँ पे आप क्या बनाओगे, नोड बनाओगे, ठीक है। और नोड और एंटी नोड के बीच में आप लिख दोगे कि λ/4 है, करते जाओ। और फिर आपने इसी तरह फर्स्ट, यहाँ पे हार्मोनिक्स बड़े ट्रिकी है। फर्स्ट हार्मोनिक आपका है V/4L, दूसरा है 3V/4L, तीसरा है 5, एंड यहाँ पे आपने ऑड नंबर के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो 2n+1 के फैक्टर पे, 2n-1 के फैक्टर से आप लेके चल सकते हो। तो ये खैर मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं सारी चीज़ें। हम पोलराइजेशन मैंने बोला कि आपने इसके एप्लीकेशन एरिया पे जाना है पोलराइजेशन की, तो बेटा जी पोलराइजेशन के लिए आप पोलराइजेशन की डेफिनेशन लिख दी आपने, फिर पोलराइजिंग फ़िल्टर के बारे में बता दिया, फिर आपने पोलराइजिंग का वो इक्वेशन लिख दी कि इंटेंसिटी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर आपने एम्पलीट्यूड का माइलोसिस लॉ लिख दिया, फिर आपने पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन और पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन की डायग्राम बनाई और उसके डिटेल्स बता दी कि आपके पास आने वाली जो वेव है उसके ऊपर 2 डायमेंशंस में वाइब्रेशन हो रही है, और जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है तो सिर्फ एक डायमेंशन की वेव वाइब्रेशन रह जाती है, एक डायमेंशन एलिमिनेट हो जाती है। फिर आपके पास क्या यूज़ ऑफ पोलराइड्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सारी के सारी ये एप्लीकेशन एरिया में भी आ सकती हैं, लेकिन पूरे टॉपिक को भी कवर करते हो, फिर ठीक है। और उसके बाद आप पोलराइड एज अ स्ट्रेस एनालाइजर, ये चीज़ें सारी की सारी मेरा बेटा आपने करनी है, और फिर आपके पास क्या हो जाएगा। अच्छा, डायफ्रैक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसकी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है तो इसलिए इसको हम शॉर्ट क्वेश्चन में डाल सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें।